गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा विषय है कक्षा 9th में लोकतांत्रिक राजनीति। अध्याय 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम ये समझ लें कि इसके पूर्व इतिहास में हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा, और पढ़ा ही नहीं बल्कि उसको बहुत अच्छे से समझा भी कि कैसे फ्रांस में निरंकुश राजा लुई 16 की सत्ता और रॉबेस्पियर सरकार का आतंक राज समाप्त हुआ और फ्रांस की जनता को उनकी स्वतंत्रता व मत का अधिकार मिला। ये इसको समझते हैं। परिचय, लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं। फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहत्तर परिभाषा पर आएंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी हमने किताब में पढ़ा कि लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में क्या अंतर है, तो ये सारी चीजें आज हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। लोकतंत्र क्या है? आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखे। लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें। भाषा की जरूरत क्यों? आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती। उसकी अध्यापिका मैटिल्डा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया, तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। तो यहाँ पर ये जो डिस्कस है वो मैडम मैटिल्डा लिंगदो की क्लास में चल रहा है, और उनकी क्लास में एक बहुत ही होशियार लड़की है जिसका नाम है मैरी। और मैरी ने ये आपत्ति जताई है कि वह लोकतंत्र की इस परिभाषा को पसंद नहीं करती, या इस परिभाषा का जो तरीका है उसको पसंद नहीं करती है, और मैडम से कुछ सवाल पूछने लगती है। और ये सवालों पे सवाल इस तरह से उठ के खड़े हो जाते हैं कि कक्षा की जो अन्य छात्राएं रहती है या जो अन्य स्टूडेंट रहते हैं वो भी इस चर्चा में भाग लेने लगते हैं। जैसे एक डिबेट होती है ना, इस प्रकार से कुछ इसके पक्ष में होती है, कुछ इसके विपक्ष में होती है। और कैसे ये चर्चा आगे बढ़ती है तो आइए देखते हैं। मैरी: मैडम, मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई। अब क्या ऐसा करना ठीक होता है? यहाँ पर मैरी कहना चाहती है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में जो पाठ था फ्रांसीसी क्रांति, तो उस पाठ को तो आपने हमें पहले पढ़ा दिया, और अब आकर यहाँ आप हमको लोकतंत्र का अर्थ या उसकी परिभाषा को समझा रही हो। तो इसको पहले क्यों नहीं समझाया आपने, जबकि वो पाठ आपने पहले पढ़ा दिया? तो इसको पहले पढ़ाना चाहिए था ना। लिंगदो मैडम बताती है, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। अब यहाँ पर लिंगदो मैडम कहती है मैरी को कि मैरी, तुम्हारी बातों में दम तो है, पर क्या तुम कलम, बरसात, प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले भी इनकी परिभाषा को समझती हो क्या? ऐसा तो नहीं होता है। जरा सोचो तुम, क्योंकि हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है, तो शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका क्या करते हैं, अर्थ समझते हैं। कहती है, फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों है? तो लिंगदो मैडम कहती है,
हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना हो। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। ये भी स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं और बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही। यहाँ लिंग दो मैडम मेरी को समझा रही है कि देखो मेरी ऐसा नहीं है, जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है तब हमें उसकी परिभाषा की जरूरत पड़ती है। अब जैसे अगर हमको कुछ बादल बरस रहे हैं या बादल फट गए हैं या बूंदाबांदी हो रही है, जोर की बारिश हो रही है, तब ऐसा हम कब बोल सकते हैं? जब हम उसके बारे में हमको पता हो कि बादल फटना क्या होता है, बूंदाबांदी क्या होती है, और इसके साथ यह सामान्य बारिश किसको कहते हैं। अगर इसके बारे में हमको ठीक से पता होगा तो हम इस शब्द का उपयोग कर पाएंगे। लेकिन जो ये आज का टॉपिक है लोकतंत्र, इस पर क्या है कि लोग अलग अलग अर्थों के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो आज हमको इसकी परिभाषा को समझना जरूर। अब इन सब की चर्चा को सुनते हुए इसी क्लास में एक रिबियांग नाम की लड़की भी बैठी है, तो वो कहती है लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है। एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं। हमें इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है। यहाँ पर रिबियांग ने अपनी मैडम को ये कहा कि मैडम आपने ही हमको एक दिन ये कक्षा में सुनाया था कि अब्राहम लिंकन जो थे उनका ये वाक्य था कि लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों के द्वारा चलने वाली जो शासन व्यवस्था होती है वही लोकतंत्र कहलाती है। तो फिर जब आज हम यहाँ मेघालय में अपने आप पर राज कर रहे हैं और जब हम लोग सब खुश हैं, तो फिर क्या जरूरत है हमको इसमें बदलाव करने की। तो इसी बात को सुनकर या रिबियांग की बात को सुनकर लिंगदो मैडम जो कहती है वो देखते हैं। मैं ये नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की जरूरत है, मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं। अब यहाँ मैडम रिबियांग की बातों का जवाब दे रही है और कह रही है कि ऐसा नहीं है, हाँ मैंने कहा था, मैं मानती हूँ इस बात को, मगर ये सही नहीं है कि किसी नामी गिरामी व्यक्ति ने या किसी जाने माने व्यक्ति ने किसी चीज के लिए या किसी बात के लिए कोई बहुत अच्छी बात कह दी हो और हम सभी लोग उसको सही मान लें। और जब तक हम इस मैटर पे खुद बात नहीं करेंगे, खुद नहीं समझेंगे, तब तक हम कैसे तय कर पाएंगे और हमें कैसे समझ में आएगा कि लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा या सरल परिभाषा यही है। अब इन सब की बातें योलांदा नाम की एक स्टूडेंट ने भी सुनी और वो कहती है, मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यही सही अर्थ है, फिर परिभाषा की क्या जरूरत है। योलांदा की बातों का जवाब मैडम देती है, इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूंगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब यहाँ मैडम ने योलांदा से कहा कि ये जो बात तुमने अभी बताई है कि डेमोक्रेसी यानी क्या होता है, तो ये तरीका तो बहुत अच्छा है, पर मैं ये भी कहूंगी कि केवल उस शब्द का अर्थ ढूंढने के लिए या उसकी परिभाषा निकालने के लिए केवल ये बात ही काफी नहीं है। हमको उसके मूल तक जाना या उसकी जड़ तक जाना भी चाहिए, क्योंकि समय समय के साथ और जैसे जैसे उस शब्द का यूज होता है और टाइम के साथ साथ वो चीज भी बदलती जाती है। कंप्यूटर शब्द को ही ले लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता था।
दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। शब्द तो वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। बच्चों को समझाकर कहती है कि उदाहरण के तौर पर हम कंप्यूटर को ही ले लेते हैं। कंप्यूटर शब्द का अर्थ है गणना करना, लेकिन क्या हम केवल उससे गणना ही करते हैं या गिनती ही गिनते हैं? ऐसा नहीं है। जबकि आज हम कंप्यूटर का यूज केवल गणना करने के लिए नहीं करते, बल्कि उसके साथ साथ पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, चैटिंग करने के लिए, डिजाइनिंग में, फिल्म देखने में, गाना सुनने में, ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। अब यहाँ पर फिर से मेरी, जो कि कक्षा की होशियार लड़की थी और उसने बहस शुरू करी थी, वो कहती है, मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी ही होगी। तो जो लिंग दो मैडम कहती है कि हाँ एकदम सही, इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालें। तो मेरी कहती कि कोई शॉर्टकट तो है ही नहीं कि हम इस पर सोचें और इसके बारे में बता दें। तो अगर हमको इसको समझना है, इसको अच्छे से इसकी परिभाषा को लिखना है या समझना है, तो हम जब तक इस विषय पर बात नहीं करेंगे ये हमको समझ में नहीं आएगा। तो मैडम कहती कि हाँ बिल्कुल सही है, तो आओ आज हम ये कर ही डालते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, तभी ये हमको समझ में आएगा। एक सरल परिभाषा यहाँ पर दी है, तो आइए उस पर चर्चा पर फिर से गौर करें। जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच में समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यहाँ पर इस परिभाषा को मैंने हाईलाइट किया है, इसको गौर से देखें कि जो लोकतंत्र है वो शासन का एक ऐसा रूप है। किसका? शासन का। यहाँ देखिए, शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक और ये आया है लोग। तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का जो चुनाव है या जो शासकों को चुनते हैं, कौन लोग चुनते हैं? लोग चुनते हैं। यानी कि जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे यानी चिले में जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते, यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। अब यहाँ समझिए कि जो म्यांमार था, है ना, वहाँ पर लोगों का सेना पर नियंत्रण था। तो जिन लोगों का, जो लोगों का सेना पर कंट्रोलिंग होती है, जिनकी कंट्रोलिंग थी, वही लोग क्या हो गए थे? देश के शासक बन गए थे। और शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी। मतलब कि जो भी डिसीजन शासक लेगा उसमें लोगों की कोई भागीदारी या लोगों का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। इसके बाद यदि सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब के जो शाही लोग होते हैं वो राजा को नहीं चुनते, बल्कि जो राज परिवार में जन्म लेता है वो जन्म लेने के कारण ही उसको ये हक मिल जाता है। अगर वो वहां पर राज परिवार में जन्म लिया है उसने, तो वो खुद ही जो है वो शासक बन जाएगा, वहां का राजा बन जाएगा। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और फिर हम सही नतीजों पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है।
इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। तो यहाँ इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद हमको ये तो समझ में आ गया है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, मगर फिर भी लोकतंत्र शब्द का उपयोग करने के पहले हमें उसकी विशेषताओं को जानना चाहिए। इसकी विशेषताओं के बारे में हम इसी पाठ के अगले भाग में चर्चा करेंगे।